नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग जो है हेडिंग डाल देंगे किसके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। और आज की हो जाती है हमारी पहली क्लास। कल की क्लास हम पढ़ रहे थे जैन धर्म के बारे में, जिसमें हमने जाना था जैन सिद्धांत को जो है दो भागों में स्यायवाद और अनेकांतवाद में बताया गया था। साथ ही जैन धर्म में कौन कौन सी दो शाखाएँ थी, कौन कौन सी शाखाएँ, श्वेतांबर शाखा थी और दिगंबर शाखा थी। तो ये आपको याद रखना है। जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई थी, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उससे आगे का जो बचा हुआ है हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मगध साम्राज्य को अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। यानी जैन धर्म से संबंधित तथ्य, जैसे अजमेर का सोनी जी का नासिया मंदिर जो है समर्पित है किसको, ऋषभ देव जी को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और साथ ही इनको जैन धर्म का फाउंडर भी माना जाता है। इस मंदिर को जो है लाल मंदिर भी जो है कहा जाता है और इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। यानी जो अजमेर का सोनी जी का नासिया मंदिर है ऋषभ देव को समर्पित है। इस मंदिर को लाल मंदिर कहा गया है और इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। जल मंदिर की बात करेंगे तो बिहार के पावापुरी में इसका निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था, जो कि महावीर स्वामी को समर्पित है, क्योंकि पावापुरी में जो है महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही पालीताना मंदिर का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में हुआ था। जैन संरक्षक कुमार सोलंकी द्वारा जो है शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में जो है स्थित है। अब तीर्थंकर, आपने बहुत कई बार तीर्थंकर शब्द सुन लिया, यानी धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक होता है। यानी धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक होता है, जो कि मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताता है, वह तीर्थंकर कहलाता है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। जो पहले थे उनको फाउंडर कहा गया, यानी संस्थापक माना गया है। जो 24 थे उनको वास्तविक यानी रियल फाउंडर माना गया है, क्योंकि महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म को एक नई प्रसिद्धि दिलाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस इन्होंने ही किया था जैन धर्म को। तो ये आपको याद रखना है। जैन मठों को बसादीस कहा गया, यानी जो जैन मठ हुआ करते थे जहाँ पर जैन भिक्षु रहा करते थे उनको जो है बसादीस कहा गया है। सेकंड जैन संगीति भानुगुप्त के शासनकाल में हुई थी। महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना गया है, जो कि माना गया है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान किया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट जैन धर्म से संबंधित। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आज का अपना टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की आज की हो जाती है हमारी पहली क्लास। अब मगध कहाँ पर था, यानी मगध की यदि बात की जाए तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था 16 महाजनपद काल थे। कितने? 16 महाजनपद काल। और इन 16 महाजनपद में से ही जो है मगध भी एक महाजनपद काल था, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद काल था। अब मगध पर जो है कितने वंशों ने शासन किया था, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पे एक एक करके। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, ये रहा मगध। ये आपको अच्छे से ग्रीन वाला दिखाई दे रहा होगा, ये है मगध। मगध की हम बात करने वाले हैं। तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और पहले मगध से पहले काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली रहा था। काशी कहाँ पर है? ये रहा काशी, जस्ट मगध के ऊपर ही है काशी, याद रखेंगे। तो ये मगध से पहले शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन मगध की वर्तमान स्थिति की बात की जाए, वर्तमान में मगध कहाँ पर है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में इसकी वर्तमान स्थिति है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यानी जो ये मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष कब माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा था। यानी जो पूरा मगध शासन
काल था ये 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा था। अब इस शासनकाल में किन किन वंशों ने शासन किया था तो हमें ये जानना है एक एक करके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे प्राचीन वंश, यानी मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा? बृहद्रथ वंश था, जिसके संस्थापक यानी फाउंडर भी कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। और इनका एक पुत्र था जरासंध, और इस जरासंध ने जो है राजधानी बनाई थी गिरिविराज। तो मगध की जो है सबसे पहली राजधानी बनाई गई थी गिरिविराज, किसके द्वारा? जरासंध के द्वारा। और ये किस वंश की थी? बृहद्रथ वंश की थी, जो कि मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मगध पर शासन करने वाले वंश, यानी मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे। जैसे क्रम से हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़प वंश और सातवाहन वंश। फिर इन वंशों को हम एक एक करके अच्छे से क्रम से पढ़ेंगे, जिन्होंने जो है मगध पर क्रम से शासन किया था। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़प वंश और सातवाहन वंश। तो ये सभी जो है क्रम से इन्होंने मगध पर शासन किया था। तो अब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये मगध साम्राज्य था, इसका पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अथर्ववेद में जो है मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख या वर्णन मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में, जो कि सबसे नया वेद माना जाता है अथर्ववेद चारों वेदों में से। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे, यानी मगध पर सबसे पहले शासन तो बृहद्रथ था, जो कि सबसे प्राचीन वंश था। अब इसके बाद हर्यक वंश के बारे में हम जानते हैं। हर्यक वंश की हम बात करेंगे तो इसका शासनकाल जो है 544 बीसी से 412 बीसी तक, पूरे हर्यक वंश का शासनकाल रहा था 544 बीसी से 412 बीसी तक। तो ये आपको याद रखना है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। यानी जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले जो है समय जो है विपरीत दिशा में, यानी घटते क्रम में बढ़ता था। लेकिन जब ईसवी हम पढ़ेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद तो जो है समय यानी टाइम जो है बढ़ते क्रम में बढ़ेगा। तो इस बात को हम जानते हैं अच्छे से। जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक यानी फाउंडर माना जाता है बिंबिसार को। और बिंबिसार जो है गद्दी पर 544 बीसी से लेकर 492 बीसी, यानी 52 वर्षों तक जो है इन्होंने शासन किया था बिंबिसार ने, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनके अन्य नाम, यानी किन अन्य नाम या आदर्श नेम से इनको जाना जाता है? श्रेणिक और क्षेत्रोजस। श्रेणिक जो है इनको जैन साहित्य में जाना गया, और क्षेत्रोजस जो है मत्स्य पुराण में जाना गया है, जो कि सबसे पुराना पुराण है। और पुराणों की संख्या भी आपको पता होना चाहिए, 18 पुराण हैं। और यही मत्स्य पुराण है जहाँ से सातवाहन वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि हर्यक वंश का समय जो है 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा था पूरे हर्यक वंश का। अब हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जो कि 544 बीसी से 492 बीसी तक, यानी कुल 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इनके अन्य नाम है, एक तो श्रेणिक जो कि जैन साहित्य में इनको जाना गया, और क्षेत्रोदस मत्स्य पुराण में, जो कि सबसे पुराना पुराण था। और यहीं से सातवाहन वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार, यानी जो बिंबिसार थे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार यानी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। मतलब ये जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है अलग अलग राज्यों से शादियाँ कर लेते थे। पहली शादी करते महाकौशला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और यहाँ से जो है इनको काशी दहेज में मिला था, यानी जो काशी महाजनपद था ये जो है महाकौशला से शादी करने के बाद इनको दहेज में मिलता है। और ये दहेज का जो है पहला उदाहरण माना जाता है, काशी दहेज में दिया गया था बिंबिसार को। दूसरी शादी चेलना से हुई थी, जो कि लिच्छवी चेटक की पुत्री हुआ करती थी। कौन थी? दूसरी शादी जो है चेलना से, लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। तीसरी शादी छेमा या खेमा से, जो कि मध्य प्रदेश, जो कि पंजाब में पड़ता था, यहाँ की राजकुमारी थी। तो ये जो है अलग अलग राज्यों से शादी कर लेते थे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता, और वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का जो है उपराजा बना दिया गया था। और यही अजातशत्रु है जो कि आगे चलकर जो है गद्दी के लालच में जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और साथ ही जो ये अंग महाजनपद था ये जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।